हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपकी 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो टॉपिक्स का रैपिड रिवीजन करेंगे बच्चों। और जैसा कि मैंने आपको कहा हम करेंगे रैपिड रिवीजन, यानी कि आज के इस लेक्चर में बस हम उन टॉपिक्स के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जहां से आपके मेन एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और इसमें भी पहला पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों दैट इज मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। बहुत ही आसान टॉपिक बच्चों, मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों। आप जानते हैं ब्रीदिंग में हम दो चीजों की बात करते हैं, द वन इज इंस्पायरेशन एंड द अनदर इज एक्सपायरेशन। यानी बच्चों इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इज इक्वल्स टू ब्रीदिंग। अब अगर बच्चों टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें व्हाट इज इंस्पायरेशन, तो बच्चों इंस्पायरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनसाइड द लंग्स, जबकि एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउटसाइड द लंग्स। यानी आम भाषा में अगर हम समझे बच्चों तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी हवा का अंदर आना और हवा का बाहर जाना। और आप जानते हैं बच्चों हवा का कहीं पर भी आना जाना डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पर। आप जानते हैं बच्चों एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर हम लॉजिकल बात करें बच्चों, आप खुद सोचेंगे अगर हम चाहते हैं कि हवा अंदर आए यानी कि इंस्पायरेशन हो, तो जाहिर सी बात है बच्चों हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। सिमिलरली बच्चों अगर आप चाहते हैं एक्सपायरेशन हो, तो अगर हमें एक्सपायरेशन करना है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। तो बस ब्रीदिंग का मतलब होता है इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। अब मैं आपको वन बाय वन दोनों समझा रहा हूं। आइए बच्चों हम शुरू करते हैं पहले द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। आप ध्यान सुनेंगे बच्चों ये बात तो मैंने आपको बता दी, अगर हमें इंस्पायरेशन करना है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। अब देखिए बच्चों लंग्स के अंदर का प्रेशर कम करना है तो एक काम क्यों ना करें, हम लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दें, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब देखिए बच्चों लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम यहां पर दो चीजें करने वाले हैं, आप ध्यान सुनेंगे। पहले इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों डायफ्राम और दूसरी चीज है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो क्या होता है बच्चों ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन इन दोनों मसल्स में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है आइए समझते हैं, ध्यान सुनिए बच्चों। आप सभी जानते हैं हमारा जो डायफ्राम होता है बच्चों उसका नॉर्मल शेप कैसा होता है, डोम शेप होता है। और डायफ्राम के ऊपर जितना भी वॉल्यूम है बच्चों वो हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम माना जाता है। तो क्या होता है बच्चों डायफ्राम की जो रेडियल मसल होती है उनमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैट हो जाता है बच्चों। और देखिए जैसे डायफ्राम फ्लैट होगा हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ इंक्रीज होता है। तो बस इतना याद रखें, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन डायफ्राम की रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाया करता है। ऑन द अदर हैंड बच्चों क्या होता है जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारा स्टर्नम और रिब्स वाला पार्ट जो है बच्चों ये बाहर की तरफ मूव होता है, यानी ये ऊपर की तरफ रेज होता है। और इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो हमने बस इतना देखा बच्चों, चाहे वो डायफ्राम की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे वो ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों ही कारण से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है बच्चों। और आप जानते हैं हमारे लंग्स नेचर में स्पॉन्जी होते हैं, अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि बच्चों पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और आप जानते हैं जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है बच्चों। और जैसे ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में थोड़ा भी कम होता है तो हवा खुद ब खुद बाहर से अंदर की तरफ चली आती है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल इंस्पायरेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ध्यान सुनिए बच्चों, यहां पर ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमें एक्सपायरेशन करना है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। तो इस बार हम क्या करेंगे बच्चों, इंस्पायरेशन के दौरान जिन मसल्स में हमने कॉन्ट्रैक्शन किया था अब हम उन मसल्स में क्या करेंगे बच्चों रिलैक्सेशन, ताकि वो सारी चीजें अपनी नॉर्मल स्टेट में लौट कर आ जाएं। तो इस बार क्या होगा बच्चों डायफ्राम की जो रेडियल मसल है उनमें रिलैक्सेशन होगा, डायफ्राम फ्लैट से फिर से डोम शेप होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और जब ईआईसीएम में रिलैक्सेशन होगा तो हमारे रिब्स और स्टर्नम वापस अंदर की तरफ मूव करेंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा। और बच्चों जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो बढ़ जाएगा। और जैसे ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा बच्चों तो क्या होगा हवा खुद ब खुद बाहर चली जाएगी, यानी क्या हो जाएगा नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए बच्चों अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनेंगे, दैट इज
पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। वैसे तो बच्चों ये 2 मिनट का टॉपिक है, पर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे बच्चों। यहां पर बहुत सारे टर्म्स हैं, पहले उन सभी टर्म्स की मैं आपको एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन पढ़कर बताऊंगा बच्चों, फिर उनको हम आम भाषा में समझेंगे। आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं बच्चों। द फर्स्ट टर्म इज टाइडल वॉल्यूम। ध्यान सुनिए बच्चों, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ एयर which is inspired और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। यानी बच्चों नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कितनी हवा हम इंस्पायर करते हैं या फिर कितनी हवा हम एक्सपायर करते हैं, दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। और बच्चों उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 500 ml के आसपास। लेकिन बच्चों ये 500 ml एक ब्रीद में कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम पर मिनट, तो आप जानते हैं हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है बच्चों 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो आप इस 500 को 12 to 16 की रेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मिनट टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 6000 to 8000 ml। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान सुने बच्चों, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़कर बता रहा हूं, सुने। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर which can be inspired by most forceful inspiration above tidal volume, उसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और IRV। अब हम भाषा में समझते हैं बच्चों, यानी कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्सफुली जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर सकते हैं उसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बच्चों इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2500 to 3000 ml के आसपास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बच्चों IRV के सिमिलर है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम। यानी बच्चों टाइडल वॉल्यूम तो हम एक्सपायर करते ही हैं, उसके अलावा जबरदस्ती और कितना वॉल्यूम एयर का आप एक्सपायर कर सकते हैं उसे कहा जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बच्चों इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। बच्चों आप जानते हैं रेजिडुअल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? बचा हुआ। और बचे हुए की बात हम हमेशा एक्सपायरेशन के बात करते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन सुने बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ एयर which remains inside the lung after the most forceful expiration, यानी बच्चों जितनी सांस आप छोड़ सकते हैं आप छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स में बच जाया करता है उसे नाम दिया जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम लंग से कभी भी बाहर नहीं आता है और इसकी एवरेज वैल्यू होती है बच्चों 1100 to 1200 ml के आसपास। तो ये तो बच्चों हमने 4 वॉल्यूम्स के बारे में बात करी। अब हम कुछ कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे, ध्यान सुनेंगे। पहली कैपेसिटी डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहले डेफिनेशन सुने बच्चों। The total volume of air which can be inspired by most forceful inspiration, यानी वो टोटल हवा जो आप जबरदस्ती इंस्पायर कर सकते हैं उसे कहा जाता है बच्चों इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखिए बच्चों नॉर्मली हम टीवी इंस्पायर करते हैं, उसके अलावा हम IRV इंस्पायर कर सकते हैं, तो हम टोटल कितना इंस्पायर कर सकते हैं? दैट इज टीवी प्लस IRV और उसी को कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सिमिलरली बच्चों एक और टर्म आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। पहले डेफिनेशन सुने। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर which can be expired by most forceful expiration is known as expiratory capacity। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला डिराइव करें बच्चों बहुत ही आसान है। नॉर्मली हम टीवी एक्सपायर करते हैं, उसके अलावा हम ERV एक्सपायर कर सकते हैं, तो हम टोटल कितना एक्सपायर कर सकते हैं? दैट इज टीवी प्लस ERV। नाउ नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं बच्चों, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। पहले इसकी आप डेफिनेशन सुने बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ एयर which remains inside the lung after normal expiration। अब ध्यान सुने बच्चों, एक चीज मैंने आपको अभी भी बताई, आप फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं बच्चों? दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू टीवी प्लस ERV। लेकिन ये तो हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना करते हुए आपको सिर्फ नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है। और जब हम नॉर्मली एक्सपायर करेंगे तो हम टीवी एक्सपायर करेंगे, तो उसके बाद बच्चों हमारे लंग्स में क्या क्या बच जाएगा? एक बचेगा ERV जिसको हमने एक्सपायर नहीं किया, एंड द अनदर वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा पाया जाता है बच्चों। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू ERV प्लस RV। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज वाइटल कैपेसिटी। बच्चों वाइटल कैपेसिटी को हम टर्मिनोलॉजी से समझेंगे।
आप सभी जानते हैं वाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, और हमारे लिए रेस्पिरेशन वाले पार्ट में दोनों चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंस्पायरेशन भी इंपॉर्टेंट है और एक्सपायरेशन भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से चेक कर लेंगे, बस मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों। तो आपको क्या करना है, दोनों वाइटल चीजों की, दोनों इंपॉर्टेंट चीजों की कैपेसिटी को आपको जोड़ देना है बच्चों, यानी कि वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक तो आएगा बच्चों IRV, एक आएगा TV और एक आएगा ERV। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पल्मोनरी कैपेसिटी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। नाम से पता चल रहा है बच्चों, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर which can be accommodated inside the lungs, उसे नाम दिया जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वाइटल कैपेसिटी में आप और क्या ऐड कर देंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी बच्चों टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। सो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट होता है, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप ध्यान सुनेंगे बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैस को समझने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं, आप ध्यान सुने बच्चों। आपने देखा इंस्पायरेशन के बाद हमने क्या किया, ऑक्सीजन से भरपूर जो हवा होती है बच्चों, वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए कहां चली जाती है, हमारे लंग्स में, और लंग्स में भी कहां चली जाती है बच्चों, एल्वियोलाई, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब देखिए बच्चों, हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन रखी हुई है, लेकिन हमें इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाना है। तो ये पहुंचाने वाला काम, ये ट्रांसपोर्टेशन करने वाला काम कौन करेगा बच्चों, ब्लड। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर बच्चों कहां चली जाएगी, ब्लड वेसल में। फिर हमारा ब्लड उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हुए कहां पहुंचाएगा, बॉडी टिश्यूज के पास। फिर क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन हमारी ब्लड से डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी, बॉडी टिश्यूज के पास। फिर आप जानते हैं बच्चों, बॉडी टिश्यूज इस ऑक्सीजन का यूज करेंगे इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, और आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी के साथ साथ वहां पर एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑन द अदर एंड क्या होगा बच्चों, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज होकर कहां चली आएगी, ब्लड के अंदर। फिर ब्लड CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हुए कहां लेकर आएगा बच्चों, एल्वियोलाई की तरफ। और आप जानते हैं अब फाइनली एल्वियोलाई लेवल पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी, हमारी एल्वियोलाई में, और फिर हम एक्सपायरेशन की मदद से CO2 से भरपूर इस हवा को बाहर निकाल देंगे। यानी बच्चों आपने ये देखा, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस का एक्सचेंज दो जगह पर देखा जाता है बच्चों। एक तो एल्वियोलाई लेवल पर गैस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द एल्वियोलर एयर एंड द ब्लड, और एक टिश्यू लेवल पर गैस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। तो बस इतना याद रखें बच्चों, गैसियस एक्सचेंज दो जगह पर देखने को मिलता है, एक एल्वियोलाई लेवल पर और एक टिश्यू लेवल पर। अब हम समझते हैं ये गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे बच्चों, गैसेस का एक्सचेंज हमेशा सिंपल डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से होता है, यानी इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च नहीं होती है। और एक और याद रखें बच्चों, गैसेस का डिफ्यूजन हमेशा पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के अलोंग होता है, यानी कि गैसेस ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैस को समझने के लिए हम आइए आपके एनसीईआरटी के इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें कुछ जगहों पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी PCO2 की कुछ वैल्यूज आएंगी, उनको आपको मेमोराइज करना होगा। जैसे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 होता है 159 mmHg और PCO2 होता है 0.3 mmHg। फाइनली आप इस एयर को इंस्पायर करते हैं, और जब ये पहुंचती है आपकी एल्वियोलाई में बच्चों, तो इसका नाम हो जाता है एल्वियोलर एयर। ऐसी एयर जो एटमॉस्फेयर में, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक एयर। ऐसी एयर जो हमारी एल्वियोलाई में, उसे हम कहते हैं एल्वियोलर एयर। और बच्चों याद रखेंगे, एल्वियोलर एयर में PO2 होता है 104 mmHg, जबकि PCO2 होता है 40 mmHg। आप जानते हैं बच्चों, ये एल्वियोलाई यानी लंग्स वाला इलाका है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, हमारे लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर कौन एंटर होती है, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे तो बच्चों आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, पर आप जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी उसका एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी कि यहां PO2 कम होगा और PCO2 ज्यादा होगा। तो बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी में PO2 होता है 40 mmHg और PCO2 होता है 45। अब देखिए बच्चों, एल्वियोलाई लेवल पर जो एक्सचेंज होगा वो होता है बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और देखिए कैसे होगा बच्चों, एल्वियोलाई में PO2 104 है, जबकि ब्लड में PO2 40 है, तो ऑक्सीजन कहां से कहां आएगी, 104 टू 40 की तरफ।
और देखिए बच्चों ब्लड में CO2 कितनी है 45 mmHg, जबकि एल्वुलाई में कितनी है 40। तो जाहिर सी बात है 45 इज ग्रेटर देन 40, तो CO2 कहां डिफ्यूज होगी ब्लड से एल्वुलाई की तरफ। तो इस तरह से एल्वुलाई लेवल पर एल्वुलर एयर वर्सेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। अब देखिए बच्चों ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन ले चुका है और CO2 दे चुका है, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसमें PO2 40 से बढ़कर 95 हो जाया करती है और PCO2 45 से घटकर 40 हो जाया करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैस एट द एल्वुलर लेवल। अब बच्चों डबल सर्कुलेशन आपको याद होगा, हम फिलहाल उसको यहां डिस्कस नहीं करेंगे। आपको आइडिया बच्चों, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको लेकर निकलता है डिसेंडिंग एओर्टा या फिर सिस्टमिक एओर्टा, और ये सिस्टमिक एओर्टा आगे चलकर हमारी सिस्टमिक आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है और ये सिस्टमिक आर्टरीज अलग अलग बॉडीली सिस्टम्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पहुंच जाया करती है। अब देखिए बच्चों मान लेते हैं ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट है या फिर कोई टिश्यू लेवल है। आप इस चीज को याद रखेंगे बच्चों, टिश्यू में PO2 होता है 40 और PCO2 होता है 45 mm of Hg। अब देखिए बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना है 95, टिश्यू में PO2 कितना है 40, तो टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज कैसे होगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से डिफ्यूज होकर आपके टिश्यूज तक पहुंचेगी। और देखिए बच्चों टिश्यू में PCO2 है 45 mmHg, जबकि ब्लड में कितना है 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पर डिफ्यूज होकर चली जाएगी टिश्यू फ्लूइड से ब्लड की तरफ। अब जाहिर सी बात है बच्चों ये ब्लड ऑक्सीजन दे चुका है और CO2 ले चुका है, तो आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, निकलेगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आप जानते हैं बच्चों वेना कावास की मदद से फाइनली हम डबल सर्कुलेशन को अचीव करेंगे। तो आपने देखा गैसेस का एक्सचेंज दो जगह पर देखने को मिलता है, एक तो है बच्चों एल्वुलाई लेवल और एक है टिश्यू लेवल। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, गैसेस एक्सचेंज हमेशा पैसिव डिफ्यूजन से होता है और ये अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलता है। अब देखिए बच्चों हमने कहा गैस का एक्सचेंज दो जगह पर देखने को मिलता है, एक एल्वुलाई और एक टिश्यू लेवल, पर आपकी एनसीईआरटी लिखती है बच्चों एल्वुलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो आइए बच्चों हम एल्वुलाई के उस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जिसके अक्रॉस गैसियस एक्सचेंज होता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं एनसीईआरटी के उस डायग्राम पर, आप ध्यान सुने बच्चों। देखिए बच्चों ये एल्वुलाई की वॉल है बच्चों, आप जानते हैं एल्वुलाई की जो वॉल होती है वो सिंगल सेल्ड थिक होती है, ये बनती है बच्चों सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और देखिए बच्चों एल्वुलाई में जो एक्सचेंज होता है वो एल्वुलर एयर वर्सेस ब्लड के बीच में होता है। तो देखिए आपके सामने यहां पर एक ब्लड कैपिलरी बनी हुई है बच्चों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और आप ये भी जानते हैं किसी भी ब्लड कैपिलरी की जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं एंडोथेलियम, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और देखिए बच्चों इन दोनों एपिथेलियम के बीच में होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसके नीचे होगी इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है बच्चों एंडोथेलियम दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके नीचे भी होगी इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में क्या है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब देखिए बच्चों एल्वुलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज, लेकिन एल्वुलाई में जब गैसेज एक्सचेंज होगा तो वो एक्सचेंज बच्चों इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, क्योंकि देखिए ये एक्सचेंज एल्वुलर कैविटी और ब्लड वेसल की ल्यूमेन के अक्रॉस होना है। तो बच्चों ये जो मेम्ब्रेन है जिसके अक्रॉस गैसेज एक्सचेंज होता है, जिसके अक्रॉस गैसेज का डिफ्यूजन होता है, उसे नाम दिया जाता है बच्चों एक्सचेंज मेम्ब्रेन या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बस इतना याद रखें बच्चों, ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है इट्स थिकनेस इज लेस देन अ मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। अब देखो बच्चों हमने देखा वैसे तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 5 लेयर्स की बनी होती है। मैं आपको काउंट करवाता हूं, ध्यान सुने बच्चों। एल्वुलाई की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नंबर 1, फिर एल्वुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन नंबर 2, फिर बीच में है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस नंबर 3, फिर एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन नंबर 4, और फिर कैपिलरी एंडोथेलियम दैट इज नंबर 5। यानी दिस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स बच्चों, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो मेन एग्जाम में हमारा आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएगा बच्चों। तो एनसीईआरटी ने क्या किया बच्चों, दो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस है बच्चों, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से बेसमेंट वर्ड को पिक किया, इंटरसेलुलर सब्सटेंस से सब्सटेंस वर्ड को पिक किया और दोनों को मिलाकर नाम दिया बेसमेंट सब्सटेंस। तो बच्चों एज पर एनसीईआरटी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आइए काउंट करते हैं कैसे। नंबर 1 एल्वुलाई की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, नंबर 2 endothelium of blood capillaries, and number 3 the presence of basement substances in between them. So this is all about the structural unit that is alveoli. अब देखिए बच्चों आपने देखा
यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो। एक और टर्म आप समझ ले बच्चों, दैट इज डिफ्यूजन कैपेसिटी। पहले डिफ्यूजन कैपेसिटी की डेफिनेशन सुने बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस which diffuses across the diffusion membrane in 1 minute for a partial pressure difference of 1 mmHg। यानी बच्चों 1 mmHg के पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस 1 मिनट में डिफ्यूज होता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन कैपेसिटी। और यहां पर एक फैक्ट आप याद रखेंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट exchange of gases. Now moving on to the most important topic of this chapter, that is transport of gases। आप मेरे साथ जुड़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुने बच्चों। पहले तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। अभी हमने एक्सचेंज ऑफ गैस में भी उसको डिस्कस किया था बच्चों। ब्लड एक्ट एज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई रिपीट बच्चों, ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ। लेकिन यहां पर दो शब्द मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। एल्वियोलाई में जब एक्सचेंज होता है तो ब्लड में ऑक्सीजन को लोड किया जाता है, फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हुए टिश्यूज तक पहुंचता है, टिश्यू में ऑक्सीजन को अनलोड किया जाता है, टिश्यूज में CO2 को ब्लड में लोड किया जाता है, फिर हमारा ब्लड CO2 को टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, फिर एल्वियोलाई में आकर CO2 को ब्लड से अनलोड किया जाता है और फिर से ऑक्सीजन को लोड किया जाता है। यानी बच्चों ऑक्सीजन की लोडिंग, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की अनलोडिंग, CO2 की लोडिंग, CO2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 की अनलोडिंग, और बच्चों ये साइकिल चलती रहती है। यानी इंपॉर्टेंट बात ये है, ब्लड एक्ट एज ए मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे बच्चों, एल्वियोलाई लेवल पर आप ब्लड में ऑक्सीजन को लोड करेंगे बच्चों, यानी ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। और एक चीज को आप याद रखें बच्चों, हम ब्लड में ऑक्सीजन को दो अलग अलग फॉर्म में लोड करते हैं। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। टोटल ऑक्सीजन का जो 3% पार्ट होता है बच्चों, वो ब्लड प्लाज्मा में चला जाता है डिसॉल्व स्टेट में, और जो रिमेनिंग 97% ऑक्सीजन है, यानी बच्चों मैक्सिमम ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड और लोडेड इनसाइड द आरबीसी। और आप जानते हैं बच्चों, हमारी आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है बच्चों, वो 97% ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इतना याद रखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ होगा, और ऑक्सीजन को दो अलग अलग फॉर्म में कैरी किया जाता है, 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व करके और 97% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन एक चीज याद रखें बच्चों, जब ऑक्सीजन ब्लड में लोड होती है या फिर जब वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस चीज को आप जरूर याद रखें बच्चों, क्योंकि चाहे वो हीमोग्लोबिन हो चाहे वो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों, दोनों में आयरन फेरस फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी Fe+2। यानी इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है बच्चों, तो वो एक रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन होती है, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन आप जानते हैं बच्चों, टिश्यू में ऑक्सीजन को अनलोड करना है तो टिश्यू में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होना जरूरी है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको दो टर्म समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान सुने। द वन इज सैचुरेशन एंड द अनदर वन इज डिसोसिएशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान सुने बच्चों, ए सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद एट द मैक्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे बच्चों, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एट द मैक्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड हो सकता है। ऑन दिस बिहाफ एक और स्टेटमेंट आप ध्यान सुने बच्चों, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके मॉड्यूल में गोल्डन की पॉइंट्स में लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान सुन लें। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन, और हम जानते हैं हमारे हर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम्स। तो हम कह सकते हैं एवरी 100 ml ब्लड कैन कैरी एट द मैक्स 15 into 1.34 अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, ध्यान सुनेंगे। द फर्स्ट वन इज a single hemoglobin molecule can carry at the max 4 molecules of oxygen, and every 100 ml oxygenated blood can carry at the max 20 ml oxygen। अब दो टर्म में आपको समझा रहा था, सैचुरेशन एंड डिसोसिएशन। ध्यान सुने बच्चों, डिसोसिएशन तो आप जानते ही हैं, टूटना,
सैचुरेशन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना। जितना ज्यादा बाइंड होते चले जाएंगे, जितना ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे, आप कह देंगे कि सैचुरेशन उतना ही ज्यादा हुआ है, और जितना ज्यादा टूटते चले जाएंगे आप कह देंगे डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा हुआ है। मैं आपको एक बार हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में ये वर्ड समझा रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। जैसे बच्चों मान लेते हैं मैं एक हीमोग्लोबिन हूं, आप जानते हैं मेरे पास 4 आयरन होंगे, 1 2 3 और 4। अगर मान लेते हैं बच्चों मुझसे 4 ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो अब मुझसे एडिशनल ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती है, तो इस समय मैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना परसेंट सैचुरेटेड हूं, दैट इज 100%। अब देखिए बच्चों, अगर इन 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटकर चला जाए तो आप कहेंगे डिसोसिएशन कितना हुआ, 25%, और सैचुरेशन कितना रहा, 75%। सिमिलरली बच्चों, अगर 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन टूटकर चली जाए तो आप कह सकते हैं इस केस में डिसोसिएशन भी 50% है, और बाइंडिंग जुड़ाव भी कितना है, सैचुरेशन भी कितना है, 50%। अब बच्चों सिमिलरली इसी चीज को अगर मैं आपको ब्लड के रेस्पेक्ट में समझाऊं तो 100 ml ब्लड एट द मैक्स 20 ml ऑक्सीजन लेकर जा सकता है। अगर उस 20 में से देखिए बच्चों अगर 5 ml ऑक्सीजन टूटकर चली जाएगी तो आप कहेंगे डिसोसिएशन कितना हुआ, 25%, और सैचुरेशन कितना रहा, 75%। तो बस इतना याद रखें बच्चों, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ। एक चीज हमें पता है, एल्वियोलाई में PO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी, यहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, फिर हमारा ब्लड ऑक्सीजन को लेकर टिश्यूज तक पहुंचेगा, और टिश्यू में जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन। तो आइए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व मैं आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। पहले तो बच्चों, दिस कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन 2 फिगर्स। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें बच्चों, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ये नेचर में सिग्मोइडल कर्व होता है। कई बार एग्जाम में ये वर्ड आ जाता है, द शेप ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइडल, यानी ये एस शेप कर्व होता है। आइए इस कर्व को समझते हैं, ध्यान सुनिए बच्चों। मान लेते हैं बच्चों ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक्स पॉइंट है, और ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है मान लेते हैं बच्चों ये वाई पॉइंट है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें बच्चों, एक्स और वाई में से जो वाई वाला पॉइंट है बच्चों वो एल्वियोलाई को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि याद कीजिए एल्वियोलाई में PO2 ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 104 mmHg। तो देखिए बच्चों ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट एल्वियोलाई को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, यानी ब्लड में ऑक्सीजन को लोड किया जाएगा। तो इतना याद रखें बच्चों, ये पॉइंट एल्वियोलाई है। अब हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को लेते हुए कहां जाएगा बच्चों, टिश्यू की तरफ, और टिश्यूज में PO2 कम होने की वजह से जरूरत के हिसाब से जगह जगह पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता चला जाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन से जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो टिश्यूज को उनकी रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवर कर दी जाएगी। तो बस इतना याद रखें बच्चों, ये पॉइंट एल्वियोलाई है, यहां ब्लड में ऑक्सीजन को लोड करते हैं, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड यहां ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट करता है, और टिश्यूज में पहुंचकर जरूरत के हिसाब से ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को डिलीवर कर दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखेंगे बच्चों, एवरी 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यूज, बट इंपॉर्टेंट चीज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मैंने आपको बताया बच्चों, हर 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन लेकर एल्वियोलाई से चला। नॉर्मल कंडीशंस में 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन में से टिश्यूज को 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया करता है। यानी बच्चों नॉर्मल कंडीशन में डिसोसिएशन होता है 25% और सैचुरेशन रहता है 75%। पर इसको आप एकदम याद ना करें बच्चों, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों, जब कोई टिश्यू एक्सरसाइजिंग कंडीशन में होगा तो शायद सिर्फ 5 ml डिलीवर करने से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो जब बच्चों एक्सरसाइजिंग कंडीशन होती है तो 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन में से लगभग 15 ml ऑक्सीजन भी डिलीवर कर सकता है। तो एनसीईआरटी ने जो स्टेटमेंट लिखा है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का लिखा है। बस इतना याद रखें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की हम बात करते हैं टिश्यू लेवल पर बच्चों, और ये कर्व बाय नेचर सिग्मोइडल होता है। अब इस कर्व का एक इंपॉर्टेंट पार्ट और डिस्कस करते हैं, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। आप ध्यान सुनिए बच्चों, ये जो कंटिन्यूअस रेड वाला कर्व आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये तो नॉर्मल कर्व है, पर कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये कर्व हमारा राइट शिफ्ट भी होता है और लेफ्ट शिफ्ट भी होता है। इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल बस याद रखेंगे बच्चों, जो राइट शिफ्टिंग होती है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो रही है, यानी कि PO2 होने पर भी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सैचुरेशन कम हो रहा है।
जबकि बच्चों लेफ्ट साइड शिफ्टिंग रिप्रेजेंट करती है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ रही है, यानी कम PO2 होने पर भी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सैचुरेशन ज्यादा हो रहा है। तो बस आप फिलहाल कुछ फैक्टर्स याद रखेंगे, सीधे आप इनको याद रख लेंगे बच्चों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले राइट शिफ्ट के फैक्टर्स याद रख लें। अगर PO2 कम हो जाए, या फिर PCO2 ज्यादा हो जाए, या फिर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, या फिर H+ ज्यादा हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं pH कम हो जाए। आप जानते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+, या फिर बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है दैट इज 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, या तो PO2 कम हो जाए, या फिर PCO2 ज्यादा हो जाए, या फिर H+ ज्यादा हो जाए, या फिर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, या फिर 2,3-DPG ज्यादा हो जाए, तो ये सभी फैक्टर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं, यानी सैचुरेशन कम होता है, एंड एज ए रिजल्ट हमारा ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाया करता है। और बच्चों इसका जो रिवर्स फैक्टर होंगे, दे विल इंक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो दीज फैक्टर्स यानी इसके जो ऑपोजिट फैक्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान टॉपिक बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ। मैंने आपको बताया था बच्चों, ऑक्सीजन को दो तरीके से कैरी किया जाता है। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, जबकि 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी की जाती है। तो CO2 को बच्चों 3 अलग अलग तरीके से कैरी किया जाता है। कई बार यही सवाल एग्जाम में आ जाता है। तो पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, टोटल CO2 का लगभग 7% पार्ट जो है वो प्लाज्मा से ट्रेवल होता है डिसॉल्व स्टेट में। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 होती है, दैट इज 70% ऑफ द टोटल CO2, ये भी प्लाज्मा से ही ट्रेवल होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और बच्चों जो रिमेनिंग 23% CO2 है, या फिर लगभग 20 से 25% CO2 है, वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अगर आपसे यहां सवाल पूछा जाए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, आपका आंसर होना चाहिए बाइकार्बोनेट। अगर आपसे सवाल पूछा जाए बच्चों, द टोटल परसेंटेज ऑफ CO2 विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा, तो आपका आंसर होना चाहिए 77%, क्योंकि 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में थ्रू प्लाज्मा एंड 7% डिसॉल्व्ड स्टेट में थ्रू प्लाज्मा। तो आइए समझते हैं बच्चों CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ध्यान सुनिए बच्चों, मान लेते बच्चों यहां पर एल्वियोलाई वाला पार्ट है, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन को लोड किया, फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया। अब हम कहां पहुंचे? टिश्यू लेवल पर। देखिए बच्चों, टिश्यू लेवल पर आप जानते हो PO2 कम है, PCO2 ज्यादा है, तो टिश्यू लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा करता है। तो देखिए बच्चों, टिश्यू लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हुआ और ये ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी टिश्यूज को। अब टिश्यूज अपनी CO2 ब्लड में लोड करेंगे बच्चों, उसे हम 3 अलग अलग तरीके से लोड करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 100% CO2 का जो 7% पार्ट है वो तो प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में लोड कर लिया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द मैक्सिमम पार्ट ऑफ CO2 दैट इज 70% CO2। ध्यान सुनिए बच्चों, हम CO2 को लोड कर रहे हैं। टू बी वेरी क्लियर बच्चों, क्या होता है, जो 70% CO2 है वो पहले आरबीसी के अंदर आती है बच्चों, और आरबीसी एक सेल है, सेल में हम वाटर की बात करेंगे, तो ये 70% CO2 आरबीसी के अंदर वाटर के साथ कंबाइन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट फास्टेस्ट एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आप जानते हैं जिंक इसका कैटलिस्ट है, एंड दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। तो आपने देखा बच्चों, जो 70% CO2 थी, अभी वो किसके अंदर छुपी हुई है? कार्बोनिक एसिड। लेकिन खास बात क्या बच्चों, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड को लगे हाथ डिसोसिएट भी कर देता है H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो खास बात देखिए, वो जो 70% CO2 आरबीसी में है वो किस फॉर्म में बच्चों? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। अब क्या होगा, आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जबकि प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा बच्चों, ये बाइकार्बोनेट आरबीसी से डिफ्यूज होकर प्लाज्मा में चला जाता है, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये रिएक्ट करता है सोडियम से, और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तभी देखिए बच्चों, 7% CO2 प्लाज्मा में है डिसॉल्व फॉर्म में, और जो 70% CO2 है वो भी प्लाज्मा में ही है, किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट, मोर स्पेसिफिकली सोडियम बाइकार्बोनेट। पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझे बच्चों, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट से जुड़ चुका है, तो क्लोराइड को स्टेबल करना जरूरी है। तो अब ये क्लोराइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनेंगे, ये क्लोराइड आयन प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर कहां आता है बच्चों? आरबीसी के अंदर। और बच्चों, द शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी
एट टिश्यू लेवल इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, या फिर इसी को नाम दिया जाता है हैम्बर्गर फिनोमेना। और बच्चों अंदर आकर ये क्लोराइड पोटेशियम से कंबाइन होता है ताकि क्या बने, पोटेशियम क्लोराइड। अब बात करते हैं बच्चों रिमेनिंग 20 to 25% CO2 को लोड करने की। बहुत आसान है, जो रिमेनिंग 20 to 25% CO2 होती है बच्चों, वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाया करती है एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो आपने देखा टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन को अनलोड किया और CO2 को 3 तरीकों से लोड कर लिया है बच्चों। 7% CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व करके, 70% CO2 प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड रिमेनिंग 20 to 25% CO2 वो आरबीसी के अंदर है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो चुका है। अब ये ब्लड CO2 को लेकर कहां पहुंचेगा बच्चों, एल्विलाई। और इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी आपने CO2 को लोड करते समय ये रिएक्शंस परफॉर्म किए हैं, तो एल्विलाई लेवल पर CO2 को अनलोड करते समय ये सारी रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी ताकि CO2 को एल्विलाई में रिलीज कर दिया जाए। तो बच्चों अगर हम एल्विलाई लेवल की रिएक्शंस देखें तो टिश्यू के कंपैरिजन में सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी और फिर उस CO2 को एल्विलाई से बाहर की तरफ हम रिलीज कर देंगे थ्रू एक्सपायरेशन। अब बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह एक स्टेटमेंट ध्यान सुन ले बच्चों, मैंने आपको बताया था एवरी 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसी तरह से बच्चों याद रखेंगे एवरी 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्विलाई अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए बच्चों अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। लेकिन आप जानते हैं बच्चों इस टॉपिक में एक ही वो टॉपिक ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है या फिर बच्चों को समझने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी उसमें आती है। तो आज की इस रैपिड रिवीजन क्लास में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कार्डियक साइकिल। तो आइए बच्चों इस चैप्टर में हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज कार्डियक साइकिल। बच्चों सबसे पहले तो कार्डियक साइकिल को हम समझें उससे पहले मैं आपको इसकी 3 डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूं। उन डेफिनेशंस को आप ध्यान सुनेंगे तो टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल ध्यान सुने, ऑल द साइक्लिक इवेंट्स दैट अकर्स इनसाइड द हार्ट इन वन हार्ट बीट इज नोन एज वन कार्डियक साइकिल। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें बच्चों, एक हार्ट बीट को ही कहा जाता है एक कार्डियक साइकिल। अब आप जानते हैं बच्चों हमारी नॉर्मल हार्ट बीट रेट होती है अप्रोक्सीमेटली 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। तो अगर आप एक हार्ट बीट की ड्यूरेशन देखें, यानी अगर आप एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन देखें बच्चों, तो वो आती है 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 72 अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड। तो बस इतना याद रखें बच्चों, 0.8 सेकंड में या फिर एक हार्ट बीट के दौरान हमारे हार्ट में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कहा जाता है एक कार्डियक साइकिल। अब बच्चों इसी के साथ हम सेकंड डेफिनेशन को इसके साथ में कंबाइन करता हूं। आप ध्यान सुने, मैंने कहा 0.8 सेकंड में या फिर एक हार्ट बीट के दौरान हमारे हार्ट में जो कुछ भी होता है। अब बच्चों हमारे हार्ट में क्या हो सकता है, हमारे हार्ट में 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो हार्ट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिलैक्सेशन हो सकता है। 2 इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यहां पर सिस्टोल वर्ड को यूज करेंगे, जबकि रिलैक्सेशन के लिए हम डायस्टोल वर्ड को यूज करेंगे। तो इन वर्ड्स को आप जरूर ध्यान रखें बच्चों, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होगा। और एक और चीज याद रखें बच्चों, हार्ट के किसी भी चैम्बर में जब सिस्टोल होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो चैम्बर ब्लड को पंप करेगा, और जब पंप करेगा तो उस चैम्बर को हम खाली होते हुए देख पाएंगे। यानी बस इतना याद रखें बच्चों, सिस्टोल का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन, और जब किसी भी चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां से ब्लड बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी वो चैम्बर खाली होगा, एम्प्टी होने लगेगा। और सिमिलरली बच्चों जब हम किसी चैम्बर में डायस्टोल की बात करेंगे यानी रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो उस चैम्बर के अंदर ब्लड आएगा बच्चों, यानी उस चैम्बर की हमें फिलिंग देखने को मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं बच्चों सेकंड डेफिनेशन। तो ध्यान सुने, एक हार्ट बीट में या फिर 0.8 सेकंड में हार्ट के चारों चैम्बर्स में एक एक बार सिस्टोल हो जाना चाहिए, एक एक बार डायस्टोल हो जाना चाहिए। यानी बच्चों एट्रियल सिस्टोल हो जाना चाहिए। और जब मैंने लिखा यहां एट्रियल सिस्टोल तो बच्चों मैं लेफ्ट और राइट दोनों की एक साथ बात कर रहा हूं, टू बी वेरी क्लियर। तो बस इतना याद रखें, दोनों एट्रिया में सिस्टोल हो जाना चाहिए, दोनों एट्रिया में डायस्टोल हो जाना चाहिए, दोनों वेंट्रिकल्स में सिस्टोल हो जाना चाहिए, दोनों वेंट्रिकल्स में डायस्टोल हो जाना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन, एक हार्ट बीट में या फिर 0.8 सेकंड में जब हार्ट के चारों चैम्बर्स में एक एक बार सिस्टोल और एक एक बार डायस्टोल हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्या, एक कार्डियक साइकिल। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड डेफिनेशन, ध्यान सुने बच्चों। वैसे तो बच्चों हमारी हार्ट बीट में या फिर कार्डियक साइकिल के दौरान
हमें 4 आवाजें सुनाई देती हैं, साउंड 1, साउंड 2, साउंड 3 और साउंड 4। लेकिन क्या होता है बच्चों, इन 4 आवाजों में से 2 आवाजें ही बस प्रोमिनेंट होती हैं। आपने सुना भी होगा, द वन इज लब एंड द अनदर वन इज डब। और एक और चीज याद रखें बच्चों, ये हार्ट साउंड प्रॉपर सीक्वेंस में अपीयर होते हैं, लब फिर डब, लब फिर डब। स्टैंडर्ड कहता है बच्चों, लब को हम साउंड 1 कहते हैं, डब को हम साउंड 2 कहते हैं। तो कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन आप ध्यान सुने बच्चों, कोई भी हार्ट साउंड जब अपने आप को रिपीट कर जाए बच्चों, तो उसे कहा जाता है एक कार्डियक साइकिल। यानी कि लब आया था फिर से लब आ जाए, इसको थोड़ी देर बाद हम प्रूव भी करेंगे बच्चों, या फिर डब आया था फिर से डब आ जाए, तो उसे आप कहेंगे एक कार्डियक साइकिल। अब मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं बच्चों कार्डियक साइकिल, आप ध्यान सुनेंगे, इसको हम साइक्लिक मैनर में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ध्यान सुने बच्चों। बच्चों यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है, मैंने आपको कहा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड। तो देखिए बच्चों, इस सर्कल को हमने 0.8 सेकंड्स में डिवाइड किया है। ये पहला वाला 0.1, दूसरा वाला 0.1, तीसरा वाला 0.1, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां वाला 0.1 सेकंड। देखिए बच्चों, रेड जो है वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू जो है वो डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों, ये जो सर्कल हमने बनाया है ये दोनों एट्रिया के लिए बनाया है। फिलहाल आपको कुछ बातें मेमोराइज करनी है। एट्रिया में सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए चलता है, जबकि एट्रिया में डायस्टोल जो होता है वो 0.7 सेकंड्स के लिए देखने को मिलता है। आइए बच्चों, अब हम वेंट्रिकल्स के बारे में बात करते हैं। बच्चों, वेंट्रिकल्स में जो सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकंड्स देखने को मिलता है, और वेंट्रिकल में जो डायस्टोल होता है वो 0.5 सेकंड्स देखने को मिलता है। अब इन दोनों डायग्राम्स को मैं एक साथ सुपर इंपोज करके आपके मॉडल का फिगर आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से देखें बच्चों, बाहर वाला जो सर्कल है वो एट्रिया के लिए हमने बनाया है, अंदर वाला सर्कल हमने वेंट्रिकल्स के लिए बनाया है। और देखिए बच्चों, कार्डिक साइकिल को हमने 0.8 सेकंड्स में डिवाइड किया है। एट्रिया में सिस्टोल 0.1 सेकंड, एट्रिया में डायस्टोल 0.7 सेकंड, वेंट्रिकल में सिस्टोल 0.3 सेकंड, वेंट्रिकल में डायस्टोल 0.5 सेकंड्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आप ऑब्जर्व करें बच्चों, इस 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल में एक पल भी ऐसा नहीं होता है जिसमें हार्ट के चारों चैम्बर्स यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स साथ में सिस्टोल कर रहे हों, साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों। यानी बच्चों, जॉइंट सिस्टोल नाम की चीज नहीं होती है। आप ध्यान से देखिए, जब एट्रिया में सिस्टोल हो रहा है उस समय वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है बच्चों, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है उस समय एट्रिया में डायस्टोल हो रहा है। यानी कभी भी साथ में सिस्टोल नहीं देखा जाता है। लेकिन बच्चों, इस कार्डियक साइकिल का एक मेजर पोर्शन, लगभग आधा हिस्सा वो है जब हार्ट के चारों चैम्बर्स एक साथ रिलैक्स कर रहे होते हैं, डायस्टोल कर रहे होते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, एट्रिया में डायस्टोल, वेंट्रिकल में डायस्टोल, एट्रिया में डायस्टोल, वेंट्रिकल में डायस्टोल, एट्रिया में डायस्टोल, वेंट्रिकल में डायस्टोल, एट्रिया में डायस्टोल और वेंट्रिकल में डायस्टोल। और इस पीरियड को नाम दिया जाता है बच्चों जॉइंट डायस्टोल, और जॉइंट डायस्टोल की ड्यूरेशन होती है 0.4 सेकंड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग ए कार्डियक साइकिल। तो एक जनरल सीक्वेंस आप बता सकते हैं बच्चों क्या, जैसे कि ये हाफ पार्ट क्या है, जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद अगर हम सिस्टोल की बात करें तो हमें एट्रियल सिस्टोल पहले देखने को मिल रहा है, और उसके बाद हमें वेंट्रिकल सिस्टोल देखने को मिलता है। तो बस इतना याद रखें बच्चों, एक हार्ट बीट को हम एक कार्डिक साइकिल कहते हैं। हार्ट के चारों चैम्बर्स में एक एक बार सिस्टोल, एक एक बार डायस्टोल हो जाना चाहिए, और कोई भी हार्ट साउंड अगर अपने आप को रिपीट कर दे तो उसे हम कहेंगे एक कार्डियक साइकिल। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, कार्डियक साइकिल बहुत ही आसान टॉपिक है, मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे बच्चों, ध्यान सुनेंगे। बच्चों, कार्डियक साइकिल को समझाने के लिए हमने सेम फिगर यहां पर वापस से ड्रॉ किया है, और मैंने हार्ट का एक रफ डायग्राम आपके सामने बनाया बच्चों। बस हम एक रफ डायग्राम समझ रहे हैं। देखिए, 4 चैम्बर्स हैं, आप जानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स, जबकि लेफ्ट एट्रिया इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। आप ये भी जानते हैं बच्चों, यहां से डिसेंडिंग एओर्टा या सिस्टमिक एओर्टा ब्लड लेकर बाहर की तरफ निकलेगा, और लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ह्यूमंस के केस में 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं। आप ये भी जानते हैं बच्चों, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टा है उसे नाम दिया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा या एवी सेप्टा, और यहां पर एवी फोरामेन होते हैं जिनमें वॉल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कस्पिड वॉल कहते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहां मिलता है बाइकस्पिड वॉल, जबकि यहां होता है ट्राइकस्पिड वॉल। और आप जानते हैं बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग को गार्ड करते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। बच्चों बस इतना याद रखें, यहां पर मैं नाम दूंगा एवी वॉल, यहां पर मैं नाम दूंगा सेमी ल्यूनर वॉल। अब बच्चों, कार्डिक साइकिल को हम कहीं से तो शुरू करें, तो पहली बात तो बच्चों, ये कार्डिक साइकिल मैं आपको वेंट्रिकल्स के रिस्पेक्ट में समझाने जा रहा हूं, और इसको मैं शुरू करूंगा बच्चों इस वाले पॉइंट से। और आप देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से वेंट्रिकल में क्या शुरू होने वाला है, सिस्टोल, यानी हम शुरू करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये चलेगा अगले 0.3 सेकंड तक, और आप जानते हैं वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेंगे, यानी वेंट्रिकल खाली होंगे बच्चों। लेकिन वेंट्रिकल खाली करें उससे पहले एक बार हम वेंट्रिकल को भर तो लें बच्चों। तो इन जनरल पहले मैं यहां से लेकर
इस पॉइंट से लेकर यहां तक के बारे में आपसे जिक्र करना चाह रहा हूं बच्चों। ये वो पार्ट है जहां वेंट्रिकल में डायस्टोल चल रहा होगा, और मैंने आपको बताया जब वेंट्रिकल में डायस्टोल चल रहा होगा तो वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होगा बच्चों, यानी ब्लड भर रहा होगा। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर आप वेंट्रिकल को भरना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो एवी वॉल्व है बच्चों ये खुले होने चाहिए, और यहां जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं वो बंद होने चाहिए। अब देखिए क्या होगा बच्चों, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल में ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते चले जाएंगे। ध्यान से देखें, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे। यानी बच्चों जब वेंट्रिकल पूरी तरह से भर चुके हैं तो हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं। अब ध्यान सुने बच्चों, वेंट्रिकल में डायस्टोल कंप्लीट होने पर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में भरा होता है उसे नाम दिया जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड which is present inside the ventricle at the end of diastole is known as end diastolic volume, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है बच्चों 120 ml। तो बच्चों ये तो हमने बात करी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब मैं कार्डियक साइकिल शुरू कर रहा हूं फ्रॉम वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी अब हम वेंट्रिकल में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और वेंट्रिकल खाली होगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ध्यान से देखेंगे, वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है बच्चों, तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल में इस समय प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि सिस्टमिक एओर्टा में हम ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं तो यहां पर प्रेशर कम होगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पहला स्टेप है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आप टर्म पर नहीं जाएंगे बच्चों, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होंगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी बच्चों अंदर की तरफ प्रेशर और बढ़ेगा, और उस प्रेशर की वजह से बच्चों क्या होगा, ब्लड ऊपर भी मूव करेगा और नीचे भी मूव करेगा। बच्चों बस इतना याद रखें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड ऊपर और नीचे दोनों की तरफ मूव करेगा। अब देखिए क्या होगा, जैसे ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा बच्चों, ये जो हमारे एवी वॉल्व्स खुले हुए ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और इनके बंद होने से जो एक आवाज आती है उसे हम कहते हैं लब, दैट इज फर्स्ट हर्ट साउंड। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखें बच्चों, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत पर ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स फर्स्ट हर्ट साउंड अपीयर होती है, दैट इज लब। और देखिए बच्चों, ब्लड जब नीचे की तरफ धक्का मारेगा तो ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, यानी कि ये बंद हो गए, ये चालू हो गए। अब देखिए बच्चों, यहां प्रेशर ज्यादा था, यहां प्रेशर कम है, तो जाहिर सी बात है ब्लड अब स्पीड से बाहर आने लगेगा, और इसे हम नाम देते हैं क्या, पीरियड ऑफ इजेक्शन। क्या नाम देते हैं बच्चों, पीरियड ऑफ इजेक्शन, और वेंट्रिकल्स धीरे धीरे खाली होने लगेंगे। अब एक खास बात समझे बच्चों, वेंट्रिकल से ब्लड तब तक ही इजेक्ट होगा जब दोनों तरफ प्रेशर सेम ना हो जाए बच्चों। तो क्या होता है, ब्लड आता जाएगा तो यहां प्रेशर कम होने लगेगा, यहां प्रेशर बढ़ने लगेगा, ब्लड आता जाएगा, ब्लड आता जाएगा, क्या होता है बच्चों, वेंट्रिकल्स में लगभग 50 ml ब्लड बचा रह जाता है, यानी बच्चों 120 में से 50 ml ब्लड बचा रह जाता है, और हम देखते हैं कि दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाता है। मान लेते हैं यहां पर हो गया कैपिटल पी, मान लेते हैं यहां भी हो गया कैपिटल पी, तो ब्लड का इजेक्शन अब बंद हो जाएगा, यानी वेंट्रिकल में सिस्टोल होने के पश्चात भी वेंट्रिकल पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं, उनमें 50 ml ब्लड बचा रहता है बच्चों। तो दिस 50 ml ब्लड इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच रिमेन्स इनसाइड द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, इट इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी एक चीज हमने देखी बच्चों, भरा हुआ था 120 ml, पर 0.3 सेकंड के वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना बाहर निकलेगा, 70 ml, क्योंकि कितना बच गया है, 50 ml। तो बच्चों ये जो 70 ml है इसी को नाम दिया जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं, ध्यान सुने, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड which is pumped by each ventricle in one heartbeat is known as stroke volume, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, end diastolic volume minus end systolic volume, that is 120 minus 50 equals to 70 ml। लेकिन बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम एक हार्टबीट के लिए डिफाइन होता है, और एक मिनट में हमारे पास 72 हार्ट बीट्स है। तो बच्चों एक मिनट में जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो इसकी डेफिनेशन सुने, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, दैट इज 70 इंटू 72 अप्रोक्सीमेटली 5000 ml, दैट इज 5 लीटर। अब ध्यान सुनेंगे बच्चों, कुल मिला के यहां पर हमने लब की बात करी, फिर पीरियड ऑफ इजेक्शन हुआ, और वेंट्रिकल को जितना खाली होना था वो खाली हो चुके हैं। 0.3 सेकेंड्स की साइकिल अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, एक इंटरेस्टिंग चीज समझें, जिस समय वेंट्रिकल में सिस्टोल चल रहा था उस समय एट्रिया में डायस्टोल चल रहा था, यानी जब वेंट्रिकल खाली हो रहे थे, एट्रिया भर रहे थे, तो क्या हुआ बच्चों, यहां से ब्लड निकल कर यहां रह गया प्रेशर पी,
यहां ब्लड आकर हो गया प्रेशर पी, तब तक यहां ब्लड भरकर हो गया प्रेशर पी। यानी हम मानकर चल रहे हैं कि अब इन सभी जगहों पर प्रेशर लगभग इक्वल हो चुका है। अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट पर अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो चलेगा अगले 0.5 सेकंड तक, और वेंट्रिकल्स को अब हम भरने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान सुने बच्चों, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान हमें वेंट्रिकल्स को भरना है, लेकिन वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जो हमारा वेंट्रिकल को भरने का 100% टारगेट है, दैट इज नॉट 120 ml, इट इज इक्वल टू 70 ml। क्योंकि बच्चों जितना ब्लड पंप हुआ है उतना ही तो हमें भरना है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान हमें वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग करनी है वो कितनी करनी है बच्चों, 70 ml के आसपास। और इसको हम किस तरह से करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का पहला स्टेप होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब देखिए बच्चों क्या होगा, पहले हमने कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी, अब हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स में जैसे रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर कम होगा बच्चों। मान लेते हैं ये प्रेशर कैपिटल पी से हो जाता है स्मॉल पी। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहां कैपिटल पी, यहां कैपिटल पी, यहां स्मॉल पी। आप जानते हैं ब्लड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा, ब्लड इधर से भी धक्का मारेगा और इधर से भी धक्का मारेगा। जब ब्लड इधर से धक्का मारेगा तो जो खुले हुए सेमिलर वॉल थे अब वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी बच्चों वेंट्रिकुलर डायस्टोल की शुरुआत पर ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलर वॉल्स यहां पर हमें सेकंड हार्ट साउंड देखने को मिलता है, दैट इज डब। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत पर एवी वॉल्स के बंद होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की शुरुआत पर सेमील्यूनर वॉल बंद होने की वजह से सेकंड हार्ट साउंड दैट इज डब। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ब्लड इधर से भी धक्का मारेगा तो ये एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगे। अब आपने देखा यहां पर है कैपिटल पी, यहां है स्मॉल पी, जाहिर सी बात है ब्लड कैपिटल पी से स्मॉल पी की तरफ स्पीड से आने लगेगा। स्पीड से अंदर आना वो कहलाता है बच्चों रैपिड इनफ्लो। वेंट्रिकल भर रहे होंगे, और याद रखेंगे बच्चों रैपिड इनफ्लो से वेंट्रिकल्स की 70% फिलिंग देखने को मिलती है, 70% ऑफ 70 ml। और देखिए बच्चों जब ब्लड पैसिवली स्पीड से अंदर गिरेगा तो अंदर गिरने की वजह से यहां पर एक आवाज सुनाई देती है, दैट इज साउंड 3, पर ये लब और डब की तरह प्रोमिनेंट साउंड नहीं होगी। अब देखिए क्या होगा बच्चों, पहले रैपिड इनफ्लो होगा, ब्लड स्पीड से अंदर आने लगेगा तो यहां प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम होने लगेगा। तो अब ब्लड के इनफ्लो की जो रेट है वो स्लो हो जाएगी। यानी पहले था रैपिड इनफ्लो, अब होगा स्लो इनफ्लो, और वो जो स्लो इनफ्लो का पीरियड है बच्चों उसे नाम दिया जाता है डायस्टेसिस। डायस्टेसिस से वेंट्रिकल्स 5% और भर जाया करते हैं। आइए मैं आपको इस फिगर में समझाता हूं बच्चों। पहले होगा रैपिड इनफ्लो, रैपिड इनफ्लो से वेंट्रिकल्स भरेंगे लगभग 70% के आसपास। फिर होगा बच्चों डायस्टेसिस, उससे भरेंगे लगभग 5% के आसपास। अब कितने बचे बच्चों, 25%। लेकिन ध्यान से देखिए अब हम पहुंच चुके हैं इस पॉइंट पर, और देखिए बच्चों इस पॉइंट पर एट्रिया में क्या होगा, अब सिस्टोल। तो अब क्या होगा बच्चों, एट्रिया की मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एट्रिया में जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा वेंट्रिकल्स में पंप कर दिया जाएगा। तो एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकल्स 25% फिल हो जाया करते हैं। और देखिए बच्चों एट्रियल सिस्टोल में आप फोर्सफुली ब्लड को पंप करेंगे, एक्टिव मूवमेंट होगा तो ब्लड स्पीड से गिरेगा, तो यहां पर भी एक आवाज सुनाई देती है, दैट इज साउंड 4। लेकिन ये भी लब और डब की तरह एक प्रोमिनेंट साउंड नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग बात याद रखें बस वेंट्रिकल के भरने की 3 स्टेप से बच्चों, रैपिड इनफ्लो से 70%, डायस्टेसिस से 5% और एट्रियल सिस्टोल से 25%। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने डायस्टेसिस टर्म को यूज नहीं किया है। एनसीईआरटी ने डायस्टेसिस के जो 5% है उसको एट्रियल सिस्टोल में जोड़ दिया है। तो इतना याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकल्स की फिलिंग 30% के आसपास देखने को मिलती है। अब देखिए बच्चों हम पहुंच चुके हैं यहां पर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंप्लीट हो चुका है। फिर क्या शुरू होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो पहला स्टेप आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर से वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एवी वॉल्स फिर से बंद होंगे और उनके बंद होने से फिर से आवाज आएगी लब। तो आपने देखा बच्चों लब आया था, फिर से लब आ गया है, हार्ट साउंड ने अपने आप को रिपीट किया है, यानी क्या कंप्लीट हो चुकी है, एक कार्डियक साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। आप अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।